हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अंगूठी वाली स्टोरी का पार्ट 2 लेकर। ये स्टोरी लिखी है रिहाना प्रवीण जी ने। और अगर आपने अभी तक इस स्टोरी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आएगी। इसी के साथ बिना समय बर्बाद किए अब हम स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने भाग 1 में ख़त्म करी थी। रास्ते पर बात करते करते रास्ते का ज़्यादा पता नहीं चलता है। वैसे तो मैं अनजान लोगों के साथ थी, लेकिन फिर भी अब मुझे इन पर भरोसा हो गया था, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी गलत करना होता तो अब तक कर चुके होते। ये सच है कि दुनिया में सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। मेरे साथ जो ये पल बीत रहे थे इन्हें शायद मैं कभी नहीं भूल पाती, क्योंकि ये पल थे जिनमें मैं नीतीश को याद नहीं कर रही थी। इस समय मुझे मेरी फिक्र थी। जिस दिन नीतीश मुझे छोड़ कर गया था उस दिन से मैं उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि हर व्यक्ति अपने लिए जीता है। यदि वे व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती, जिस प्रकार समय नहीं रुकता। समय के साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी चलती रहती है और ज़िंदगी में आया हुआ वक्त भी बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक घड़ी में वक्त बदलता है। अब मैं इस सफ़र का आनंद ले रही थी, लेकिन मुझे कंचन की याद आ रही थी। अगर वो भी मेरे साथ होती तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता, और उसी के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। शेरगढ़ के मुख्य किले तक जाने के रास्ते काफ़ी संकरे थे। वहीं बीच रास्ते में हमें वो झील दिखी जहाँ पर शेरशाह सूरी की रानियाँ नहाने आया करती थी। झील का पानी काफ़ी सूख गया था और झील में जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि चलो इस पानी से हाथ मुंह धो लिए जाएं, इसीलिए मैं उन सीढ़ियों पर उतरने लगी। वंश मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन कमल ने उसे एकदम आवाज़ लगाई और वहीं रुक गया। मैं अपनी धुन में मस्त पानी में पैर डाले हाथ मुंह धो रही थी और कमल मेरे पास आया और बोला, ये पानी तो काफ़ी साफ है। शायद यहाँ लोग कम आते होंगे इसलिए इतना साफ है। अपने बालों में पानी लगाते हुए मैंने उससे कहा। मैं वहां से उठ खड़ी होकर जाने लगी। तभी कमल ने मुझे रोकते हुए कहा, रश्मि मेरे लिए रुको। थोड़ी देर में हम उस झील से वापस अपने रास्ते की ओर आने लगे। ये क्या, वंश और सुमेश कहाँ गए? मैंने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। आगे बढ़ गए होंगे, चलो हम भी चलते हैं। कमल ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला। बहुत अजीब लग रहा था मुझे। 15 मिनट बाद कमल और मैं शेरगढ़ के किले में थे। शेरगढ़ का किला एक आम किले की तरह बिल्कुल भी नहीं था। ये किला बस एक खंडहर था और कुछ भी नहीं। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियाँ और पेड़ ही नजर आ रहे थे। झाड़ियों को साफ करते हुए हमें एक मध्यम चौखट मिली, जिसके अंदर झांक कर देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। मेरे ख्याल से इसी चौखट के अंदर से हम किले के अंदर के भाग को देख सकते थे। यहाँ आसपास तो बस दीवार ही दीवार है। पता नहीं इसका मुख्य दरवाजा किधर होगा। कमल अंधेरे वाली चौखट की तरफ देखकर बोलता है। हम लोग उसी चौखट के अंदर चले आते हैं जहाँ अंधेरा था। कमल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उस टॉर्च को जलाकर हम अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। ये शायद कोई गुफा थी जो कि काफ़ी लंबी थी और इस गुफा में हमारी आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी। उस समय मुझे वंश और सुमेश का ध्यान आया कि वो लोग हैं कहाँ पर। वंश और सुमेश कहाँ रह गए? मैंने चलते चलते रुककर पूछा। कमल मेरे आगे ही चल रहा था। वो भी रुका और उसने वंश को आवाज़ लगाई, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। हम उसी गुफा में आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने देखा कि उन गुफाओं की दीवारों में अंदर की तरफ रास्ते जा रहे हैं, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। हम उनके अंदर गए तो वहां जाकर हैरान रह गए। उसके अंदर बहुत ही बड़ा कुआं था और उसकी छत पर मेहराब बने हुए थे जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। हम वहां से वापस ऊपर की ओर गए। थोड़ा चलने पर हमें एक रास्ता ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया जहां से रोशनी आ रही थी। मैं भागकर ऊपर गई और वहां जाकर देखा तो वहां खुला आसमान था। वहां सामने बिना छत के स्तंभ और कुछ दीवारें थी। यह किला बहुत ही ऊंचाई पर था, जहां से पहाड़ का नीचे का नज़ारा आराम से दिख रहा था। मैंने पीछे पलटकर कमल को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने वापस 2-3 सीढ़ी नीचे उतरकर
उसे फिर से आवाज लगाई, लेकिन अब भी कोई उत्तर नहीं मिला। कमल, कहाँ गए? लुका छुपी मत खेलो यार। मैं लगभग 15 मिनट ऊपर के स्थान पर इधर उधर जाकर उसे ढूंढती रही, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। मैंने वंश, कमल और सुमेश का नाम लेकर बहुत जोर से आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी मेरा उत्तर नहीं दिया। वहां से थोड़ा नीचे उतरकर आगे की ओर एक मस्जिद थी जो कि बहुत ही जर्जर हालत में थी, और अगर उसकी छत पर कोई चढ़ता तो शायद नीचे ही गिर जाता। सरकार को उस जगह की मरम्मत करानी चाहिए थी, वरना आने वाले टाइम में वहां सिर्फ धूल मिट्टी ही मिलेगी। मैंने उस मस्जिद के अंदर जाकर भी देखा और नीचे की तरफ आवाज लगाई, लेकिन मुझे वो तीनों कहीं नहीं दिखे। मैं वापस उसी गुफा की तरफ जाने लगी। जब मैं उस गुफा की चौखट पर पहुंची तो देखा वहां एक सांप अपना फन फैलाए बैठा है, मानो मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मैं इतनी जोर से चिल्लाई और वापस उन्हीं झाड़ियों में चली गई। न जाने अभी क्या मुसीबत थी। मैं बार बार उन तीनों को आवाज लगा रही थी, लेकिन ना तो मुझे कोई दिखाई दे रहा था और ना ही कोई आवाज सुनाई आ रही थी। सुबह के शायद कोई 12 बजे होंगे। मैं ठीक से वक्त तो नहीं जानती, लेकिन धूप को देखकर अंदाजा लगा रही थी। अचानक आसमान एकदम काले बादलों से घिर आया। धीरे धीरे बादल इतने ज्यादा घने और काले होते गए कि उन्हें देखकर लग रहा था मानो रात होने वाली हो। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी। उन बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आ रही थी। आसपास सभी जगह कटीली झाड़ियां थी। अब तो मैंने रोना शुरू कर दिया था और मैं इधर उधर भागते हुए उन तीनों को ढूंढ रही थी। तभी मेरी नजर जमीन के अंदर जाते हुए एक तहखाने पर पड़ी। आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि शेरशाह सूरी का किला तहखानों और सुरंगों के लिए बहुत विख्यात था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस तहखाने के अंदर जाऊं या फिर नहीं। उसी समय आसमान से कुछ साए जैसी आकृतियां नीचे की ओर मेरे पास आने लगी। मैं पसीने से भीगी हुई थी और मेरे डर की कोई इंतहा नहीं थी। मैं उनके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी और कुछ ही सेकंड्स में उन तीनों आकृतियों ने मुझे घेर लिया और मेरे चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगी। एक पल के लिए तो मैं डर गई थी कि कहीं ये तीनों साए वंश, सुमेश और कमल तो नहीं है, क्योंकि सुमेश ने बताया था कि यहाँ के लोगों का मानना है इस किले में भूतों का साया भी रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई नहीं आता जाता। मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं वंश, सुमेश और कमल मारे तो नहीं गए। और उस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मेरे सामने अब देविका और देवश्याम थे। देविका रोहतासगढ़ में ही थी। रात्रि का भोजन करके देविका बाहर की ओर टहलने जाने लगी। वो अपनी ही मस्ती में कोई गाना गुनगुना रही थी और उसके साथ 2 लड़कियां और थी जो उसे रात में झील का नजारा दिखाने के लिए ले जा रही थी। वो दोनों दासियां आगे आगे चल रही थी और देविका पीछे पीछे कि तभी किसी ने देविका का मुंह बंद करके उसे एक कक्ष के अंदर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ न कर सकी। पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो कक्ष बहुत सुंदर था। चारों दीवारों पर रंगों से सजे हुए सुंदर चित्र जो बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। उसके मुंह से अब वो हाथ हट चुका था। देविका ने अपनी गर्दन इस तरह झटकाई जैसे बेहोशी से बाहर आई हो। उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखना चाहा जिसने उसका मुंह बंद किया था, किंतु वो व्यक्ति एकदम पलट गया और जैसे ही उसने वापस देविका की ओर अपना मुंह किया तो मुंह की जगह एक बहुत ही सुंदर तस्वीर थी जो कि देविका की ही थी। देविका खुशी से फुला नहीं समाई, उसका मुंह खुला रह गया। इतना सुंदर चित्र, वो भी मेरा। क्या ये चित्रकारी आपने ही किया है? देविका ने अपना चित्र अपने हाथ में लेते हुए कहा। बिल्कुल मैंने ही करी है। वो चित्रकारी करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि देवश्याम ही था। अरे आप तो वही हो ना जो उस समय चिड़ियों को दाना दे रहे थे। आपने एक ही बार मुझे देखकर ऐसी तस्वीर बना ली, देविका ने बड़े ही मासूम ढंग से कहा। हाँ, मेरे मन में एक बार जो बस जाए मैं उसकी चित्रकारी बिना देखे भी कर सकता हूँ। देवश्याम ने अपना सिर ऊंचा करते हुए बोला। इसका मतलब है कि हम भी आपके मन में बस गए हैं। चलिए आप ये बताइए, इस तरह हमारा मुंह बंद करके इस कक्ष में क्यों लाए? जितनी मासूम दिखती हो उतनी हो नहीं। चलो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, और डरो मत, मैं यहाँ के जागीरदार का बेटा हूँ, कोई सूरी परिवार का नहीं जो उल्टा सीधा कुछ करूँ। मुस्कुराते हुए वो बोला।
सूर्य परिवार का बेटा? क्या मतलब है इसका? जानते भी हो हमारे बादशाह के बारे में आप? अरे गुस्सा मत करो, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगा? दरवाजे पर हाथ रखते हुए देवश्याम बोला। जैसा एक जागीरदार का बेटा होता है वैसा ही हो आप भी। ऐसा कहकर वो उसके हाथ के नीचे से निकलते हुए कमरे से बाहर चली गई। भोर के समय देविका और उसकी माँ शेरगढ़ के लिए निकल जाती हैं। रोहतासगढ़ के किले से बाहर आते ही उन्हें एक पुरोहित मिलता है जो देविका को देखते ही बोलता है, तुम्हारे नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। जैसे ही देवश्याम को उन लोगों के जाने के बारे में पता चलता है वो भी उनके पीछे पीछे भागा जाता है। देविका और उसकी माँ तांगे पर जा रही होती हैं। इधर देवश्याम भी उनके तांगे के करीब आ जाता है। देविका की नज़र उस पर पड़ती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि वो उनके पीछे क्यों आ रहा है। तभी देवश्याम अपनी कमर से एक बंद कागज निकालकर देविका की ओर फेंकता है और वापस चला जाता है। देविका उसे उठा लेती है। शेरगढ़ वापस आते ही देविका और उसकी माँ सबसे पहले रानी से मिलने जाते हैं और उन्हें रोहतासगढ़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं। रानी बहुत प्रसन्न होती है। इनाम के तौर पर उन दोनों को 4 अशर्फियाँ दी जाती हैं। देविका और उसकी माँ अपने घर की तरफ लौट रही होती हैं जो दुर्गावती नदी के पास पहाड़ी की तलहटी में होता है। बीच रास्ते में ही देविका को अपनी सहेलियाँ मिल जाती हैं और वो अपनी माँ से कहती है, आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, संध्या मत होने देना, उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है। देविका अपनी सहेलियों के साथ एक नदी के छोर पर जाती है जहां पर वो अक्सर मिला करती थी। वहां देविका अपनी सहेलियों के सामने उस कागज को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। कागज पर देविका और देवश्याम की तस्वीर बनी थी जिसमें वो दोनों वर और वधू के रूप में थे। कुछ देर तो वो उस चित्र को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी सहेलियां भी अचंभित हो जाती हैं कि ये किसने बनाया और इस चित्र में उसके साथ वाला व्यक्ति कौन है। उनमें से एक आगे आकर बोलती है, ये तो रोहतासगढ़ के जागीरदार का बेटा है ना? हाँ देवश्याम, तुम वहां रानी को भेंट देने गई थी या अपना चित्र बनवाने? एक लड़की बोलती है। उनके मन में जो एक बार बस जाए वो बिना देखे उसका चित्र बना लेते हैं, ऐसा कहा था मुझसे तो उन्होंने। तो क्या कहना चाहती हो तुम? वो वहां से बिना कुछ कहे शर्माते हुए अपना चित्र लेकर चली जाती है। जब तक उसकी माँ वापस घर नहीं आ जाती वो बार बार उस चित्र को देखती है। अब शायद देविका को भी अच्छा लग रहा था। एक दिन जब देविका अपनी माँ को भोजन परोस रही थी तब भी वो देवश्याम के बारे में सोच रही थी। उसे इतनी सुध नहीं थी कि उसने अपनी माँ की कटोरी को पूरी तरीके से दाल से भर दिया था, फिर भी वो दाल डाले जा रही थी। उसकी माँ के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर हिला देती है जिसकी वजह से वो डर जाती है। बावली हो गई हो क्या? देविका कुछ नहीं कहती और वहां से उठकर चली जाती है। देविका का मन अब विचलित होने लगा था। उसे अब देवश्याम को फिर से देखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था कि कोई किसी से मिल सके। उसकी खुशी अब धीरे धीरे उदासी में बदल रही थी। उसे बार बार ख्याल आता कि वो काश रोहतासगढ़ चली जाए। एक दिन वो दुर्गावती नदी के किनारे अपने कपड़े धो रही थी कि तभी एक मुड़ा हुआ कागज उसकी कमर पर आ गिरा। उसने पीछे पलटकर आसपास देखा और फिर नीचे नजर झुकाई तो देखा कि वो एक कागज है। जैसे ही उसने कागज देखा उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान फैल गई। वो अपने कपड़े छोड़कर भागती हुई उस कागज को फेंकने वाले को ढूंढने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर ली और देविका समझ गई थी, फिर भी वो नाटक करने लगी। कौन है? हाथ हटाओ। पहचाना नहीं? मैंने तुम्हारी तस्वीर भेजी। देवश्याम ने दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला। अच्छा, जागीरदार के बेटे जी, आप यहाँ कैसे आए? हमारे बादशाह से मिलने आए हैं क्या? कैसा बादशाह हो गया तुम्हारा? बादशाह के अलावा और भी लोग रहते हैं ना यहाँ पर, उनसे नहीं मिल सकता क्या? हाँ, रहता तो पूरा गांव है, तो बस इसी गांव में किसी से मिलने आया हूँ और उसकी तस्वीर भी लाया हूँ। ये बात सुनकर वो झट से अपना सिर उठाती है और बोलती है, मेरे अलावा किसकी तस्वीर लाए हो? मानना पड़ेगा, बहुत चालू हो। मैं सिर्फ एक ही तस्वीर लाया हूँ, वो भी तुम्हारी। पसंद नहीं आई क्या? देविका कुछ नहीं बोलती। ठीक है, फाड़ देता हूँ, दूसरी बना कर लाऊंगा, शायद अच्छी नहीं लगी। ये बोलते हुए वो उस तस्वीर को उसके हाथ से ले लेता है। तभी वो उस तस्वीर को लेकर भाग जाती है। देवश्याम समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद कर रही थी। उसने एक तेज आवाज लगाते हुए कहा, कल सुबह मैं पगडंडी पर इंतजार करूंगा। इधर देविका की नींद उड़ चुकी थी
उधर देवश्याम किसी मुसाफिर की तरह एक अनजान गांववासी के घर में लेटा था। दोनों सोचे जा रहे थे। जैसे जैसे करके उनकी रात कटती है। भोर होते ही दोनों बेसब्री के साथ पगडंडी की तरफ चल पड़ते हैं। देविका की धड़कन तेज हो रही थी। दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे में सुध-बुध खो लेते हैं। अब सूर्योदय होने लगता है। देविका उससे अलग होती है और रोने लगती है। रो क्यों रही हो? ऐसे ही। अब आप मिलने नहीं आओगे ना? क्या? क्यों? तुम्हें अभी अपने ससुर के घर चलना है क्या कि मैं वापस मिलने ना आऊं? वो देविका को छेड़ते हुए बोलता है, मैं एक दासी की बेटी हूँ और आप जागीरदार के बेटे। अभी तुम दासी की बेटी भले हो, लेकिन कुछ समय बाद शेरगढ़ की मेहमान और देव की अर्धांगिनी बन जाओगी। सच कह रहे हो ना? मैं क्यों झूठ कहूँगा? ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर अम्मा उठ गई तो मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर दोनों अपनी राह पर मुड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर देवश्याम देविका से मिलने आता है और यूं ही ये सिलसिला जारी हो जाता है। जब भी वो उसके पास आता तो उसकी एक नई तस्वीर लेकर आता। जब मुझे होश आता है और मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को किसी गोल से कमरे में देखती हूँ। मैं किसी चटाई पर लेटी हूँ। मेरे चारों ओर दीपक जल रहे हैं और कहीं से भी प्राकृतिक रोशनी नहीं आ रही है। मेरी दाईं ओर एक आदमी भगवा रंग की धोती पहने हुए मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। उस आदमी की छाती पर सफ़ेद रंग रंगा हुआ था। मैंने जोर से वंश को आवाज़ लगाई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जैसे ही उन दीपकों को लांघना चाहा, वैसे ही उस आदमी ने मुझे रोक लिया। ए लड़की, वहीं रुक जा। उसकी आवाज़ ने मुझे डरा दिया और मैं वहीं जम गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसी समय कमल आया तो मेरी जान में जान आई। तुम आ गए कमल, यार ये सब क्या है? मैं रोते हुए बोली। कमल एक एक करके सारे दिए बुझाता है। मैं मन में सोचने लगी कि आखिर ये कर क्या रहा है। उन दीपकों को बुझाकर वो मेरे पास आया और मेरे हाथ पकड़कर उसी कमरे की एक दीवार के पास ले गया। उस दीवार पर एक पर्दा लगा था। कमल ने वो पर्दा हटाया और मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ और वो भी देविका के रूप में। मैं एकटक वो पेंटिंग देखती रह गई। उम्मीद करता हूँ रश्मि, अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा। कमल मेरे हाथ को पकड़ते हुए बोलता है। मेरे सामने फिर वही देविका और देवश्याम के नज़ारे थे। ये तस्वीर वही थी जो देवश्याम ने देविका को दी थी, जिसमें दोनों वर वधू के रूप में चित्रित थे। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। इसका मतलब तुम देवश्याम हो? मैं अटकते हुए बोली। हाँ, मैं ही हूँ देव। तुम ये समझ नहीं पा रही ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वास्तव में ये सब मेरा प्लान था। तुम जानती हो रश्मि, मुझे बचपन से ड्राइंग और पेंटिंग का शौक़ था। मैं बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था और जब बात आती थी किसी का चेहरा बनाने की तो मैं एक बार देखकर ही उसका चेहरा बना लेता था। जब मैं 18 का हुआ तब से मुझे सपने में तुम दिखने लगी। तब नहीं जानता था कि जो लड़की मेरे ख्वाब में आती है वो सच में भी है। तुम हमेशा देविका के रूप में आती थी। ख्वाब में मैं तुम्हारी तस्वीर बनाता था। तुम मेरे दिमाग में ऐसी बस गई थी कि तुम्हें हकीकत में देखे बिना मैंने तुम्हारी तस्वीर बना ली। पहले तो ये बस मन का ख्याल लगता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे तुम्हारे सपने आने बढ़ गए, और वो भी देविका के रूप में। मुझे हर बार नए दृश्य दिखते। कुछ समय तक मुझे यही लगा कि मेरे ख्वाब में आने वाली लड़की शायद मेरी कल्पना है। एक दिन मैंने टीवी पर किसी न्यूज़ चैनल में तुम्हें किसी भीड़ में देखा था। उस दिन मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन दिनों मेरे साथ मेरा दोस्त वंश भी था। तुम्हें टीवी पर देखकर मैं अपने पेंटिंग रूम में भागा। उस समय वंश भी मेरे साथ ही था और वो भी मेरे पीछे पीछे आया। वंश और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी बनाई हुई तस्वीर की लड़की हकीकत है। मैंने वंश को अपने सपने के बारे में सब बता दिया। पहले उसे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाई तो वंश हर बात पर यकीन कर चुका था। वंश मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसने मेरी बातों को समझा। लेकिन उस दिन के बाद से मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगा। मुझे सपने में राजा महाराजाओं के युद्ध दिखाई देने लगे, जैसे वो सारी घटनाएं मेरे साथ घट चुकी हों। मैं एक साइकोलॉजिस्ट से मिला, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार मैंने इन सब के बारे में अपने एक अंकल से जिक्र किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने बताया कि ये सब मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने मुझे एक साधु बाबा का पता बताया। मैंने उन्हें जाकर सारी बात बताई तो उन्होंने मेरे साथ किसी प्रकार का अनुष्ठान किया
जिस प्रकार तुम्हारे साथ इस तहखाने में किया गया। फिर मुझे सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ गई। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सारी घटनाएं मेरे पिछले जन्म की ओर ही इशारा कर रही थी। साधु बाबा ने बताया कि जो लड़की तुम्हारे सपने में आती है और जिसकी तस्वीर तुम बनाते हो वो तुम्हें जीवन में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हें सपने आते थे वैसे मुझे क्यों नहीं आए? हमारी अंतरात्मा की शक्ति। मैं एक कल्पनाशील व्यक्ति हूँ और तुम एक व्यवहारिक लड़की। शायद यही वजह थी कि मैं तुम्हें देख सकता था, लेकिन तुमने कभी मेरी ओर देखा ही नहीं। और जिस दिन से मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई थी उस दिन से मैं और ज़्यादा आकर्षित होता चला गया, लेकिन तुम्हें कभी कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं। मुझे उसकी बातों में दम लगा और फिर अचानक मेरा ध्यान शेरगढ़ किले की कल रात पर गया। मुझे यहाँ आने से पहले स्वयं ही देविका देवश्याम सपने में दिखाई दिए थे। अब मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगी थी, क्योंकि इस तंत्र मंत्र की क्रिया से पहले मैं सपने में खुद को और कमल को देख चुकी थी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ये देविका शेरगढ़ में रहती थी और आज मैं शेरगढ़ के किले में थी, इसीलिए शायद मुझे वो सपना आया था, और वो भी बिना तंत्र मंत्र के। मेरे मन ने एक बार को ये भी कहा कि अगर ये तंत्र मंत्र क्रिया ना होती और मैं शेरगढ़ किले में रुकती तो शायद मुझे अपने आप ही बाकी चीज़ें याद आ जाती, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपनी बेहोशी की हालत में देखा मैं उससे इनकार नहीं कर सकती। वो मैं और कमल ही थे। और तुम जानती हो रश्मि, पिछले जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ था, इसीलिए हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है और मुझे सारी बातें याद आ चुकी है, ताकि हम दोनों फिर मिल सके। वरना ना कभी तुम मुझे सपने में दिखती, ना ही मैं तुम्हारी तस्वीर बना पाता और ना ही तुम्हें टीवी में देख पाता। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि तुम मेरे दोस्त वंश को मिल गई। जिस दिन वंश अपने घर से मुझसे मिलने आ रहा था उस दिन उसने तुम्हें देखा और वो तुम्हें देखते ही पहचान गया कि तुम वही हो जिसकी तस्वीर मैं बनाया करता था। उसने बिना देरी किए तुम्हारी फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड कर दी। जब वंश ने बताया कि तुम सासाराम एग्जीबिशन में जा रही हो तब पूरा यकीन हो गया मुझे कि नियति हमें मिलाना चाहती है। लेकिन तुम्हें यकीन था कि मुझे याद नहीं है और तुमने तंत्र क्रिया करवाई। मैंने पूछा। हाँ, इसके बारे में मुझे इन्हीं बाबा ने बताया। इन्होंने ही बताया था कि पिछले जन्म में तुम्हारी इच्छा अधिक प्रबल थी, इसीलिए तुम्हें सब कुछ याद आ गया, लेकिन उस लड़की को याद नहीं आया। तभी वंश तहखाने से एक बड़ा सा पत्थर हटाते हुए आता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देखकर गुस्सा जाहिर करूं या फिर उसका शुक्रिया अदा करूं कि उसकी वजह से मैं अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल गई, क्योंकि अगर वो उस दिन मुझे ट्रेन में ना मिला होता तो मैं कभी भी अनजान लोगों के साथ यहाँ तक ना आती। वंश भी मेरे पास आकर मुझे समझाता है, ये सब बिल्कुल सच है, तो इन बातों पर यकीन करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी है। कमल भी इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये सब इन्हीं सब से संभव हो पाया है। वंश बोला, लेकिन वंश, मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ आई थी और तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब कर दिया। मैं बोलते बोलते रुक गई। मानता हूँ ये तरीका गलत था, लेकिन तुम ही बताओ, अगर उस दिन ट्रेन में मैं तुम्हें कमल के बारे में बताता या फिर कमल ही अपने बारे में सब कुछ बताता और तस्वीरें दिखाता तो तुम यकीन कर लेती? नहीं ना, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने होने के बावजूद भी तुम अभी यकीन करने को राजी नहीं हो। सोचो, सिर्फ बताने भर से तुम कैसे कर लेती। ये सब सुनकर मैं एक बार फिर से गहरी सोच में डूब गई। मेरा मन इतना तो मानता था कि कमल और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना तंत्र किए ही मुझे उस रात सपना आया था और मेरा मन उस सपने से उठने का बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही अच्छा एहसास था, लेकिन मैं बहुत ही उलझी हुई लड़की थी, इसीलिए मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद इसकी एक वजह नीतीश भी है। नीतीश के बिना जीने की कल्पना मैंने नहीं करी थी। एक पल को मुझे लगा कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि नीतीश तो अब जा चुका था और मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा मैंने नहीं सोचा था। दूसरी ओर मेरे मन में ख्याल आने लगा, शायद नीतीश भी मेरी लाइफ से इसलिए गया क्योंकि कमल का आना निश्चित था। ये सोचकर मैं हैरान रह गई थी कि जब मैं सफ़र में निकली थी तो रात को अजीब अजीब घटनाएं मेरे साथ हो रही थी, लेकिन कमल के साथ होने पर वो सारी घटनाएं खुद ही रुक गई। एक पल के लिए लगा कि कमल ही मेरा साथी है। इसी बीच साधु बाबा बोलते हैं, बेटा कमल, तुम्हारे ग्रहों में जो दोष है वो तभी दूर होगा जब तुम उन कामों को पूरा कर लोगे। कैसा दोष? कमल ने हैरानी से पूछा। तुम लोगों का पिछले जन्म में विवाह नहीं हुआ था और इसी कारण तुम दोनों इस जन्म में मिले हो। पिछले जन्म की जो इच्छा अधूरी रह गई थी वो तुम्हें पूरी करनी होगी।
वरना 30 की उम्र में तुम्हारी मौत हो जाएगी। साधु बाबा ने एक आंख उठाते हुए चेतावनी के साथ कहा। आप ये क्या कह रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। सही कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो तुम 30 वर्ष तक इंतज़ार कर सकते हो, या फिर किसी और के पास चले आओ, किसी अन्य बड़े गुरु या फिर किसी के भी पास भी, वो यही बताएगा। कमल, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पर काफ़ी वक्त हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वंश बोला। क्या? मैं कल से यहाँ पर बेहोश पड़ी थी? मैंने गुस्से से कहा। बेहोश नहीं, तुम बस एक तांत्रिक क्रिया में थी। कमल बोला। रश्मि, तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। वंश ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा। हाँ, अभी चलो यहाँ से, मुझे मेरे घर जाना है। और मैं वहाँ से चली गई। उसी दिन शाम को मेरी और वंश की ट्रेन थी। हमने फार्म हाउस वापस आकर अपनी पैकिंग करी और बिना देरी किए स्टेशन की ओर निकल गए। कमल हम दोनों को स्टेशन छोड़ने आया था और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। कमल ने हमें कुछ खाने पीने का सामान दिया और हमसे विदा ली। रास्ते भर मैं अपनी सोच में डूबी रही। वंश बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसका स्टेशन आ ही गया था। कोई बात नहीं वंश, बार बार एक बात करके फ़ायदा नहीं है। जो होना है हो गई रहता है। ठीक कह रही हो तुम। कमल के साथ रहना या ना रहना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमसे मेरी एक विनती है। मेरे दोस्त, तुम हमेशा रहना। वंश अपना बैग उठाते हुए बोला। बस थोड़ी देर में मैं भी अपने घर पहुंचने वाली थी। जिस स्टेशन पर वंश उतरा था वहीं से 2 तगड़े आदमी ट्रेन में चढ़े। दोनों आदमी वंश वाली सीट पर जाकर बैठ गए क्योंकि वो सीट खाली हो गई थी। उन दोनों आदमी का हुलिया बहुत ही खतरनाक लग रहा था। दोनों बार बार मेरी ओर देख रहे थे। जब मैंने गौर किया तो पाया उनकी नज़र मेरी उंगली में पहनी अंगूठी पर थी, जो कि बहुत चमक रही थी। मैं तुरंत समझ गई कि ये लोग दिखने में ही नहीं बल्कि हकीकत में खतरनाक हैं। मुझे इनसे बच के रहना चाहिए, ये चोर हो सकते हैं। मैंने तुरंत अपनी अंगूठी निकालकर अपने बैग में रख ली और अपने हैंडबैग को अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों से अच्छे से पकड़कर बैठ गई। तभी उनमें से एक आदमी, जिसने गले में एक गमछा पहन रखा था, वो उठा और वॉशरूम की तरफ गया और जब वापस आया तो मेरे बराबर में आकर बैठ गया। और जो आदमी मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था वो ठीक मेरे सामने आकर बैठ गया। मेरी साइड वाली बर्थ में कोई भी नहीं था। उस वक्त उस पूरे कोच में कुछ लोग ही रह गए थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। मैंने बैग से मोबाइल निकाला और कंचन को फ़ोन करना चाहा कि तभी एकदम से वंश आया और उस व्यक्ति के साइड में आकर बैठ गया। वंश के आते ही मानो मेरी जान में जान आ गई। वंश को देखकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वंश मेरे बराबर में आए आदमी से कहता है, सुनिए जी, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं उनके साथ हूँ। मेरे पास बैठे आदमी ने वंश को एकटक देखा और वंश ने मुझे एक बिस्किट का पैकेट देते हुए बोला, लो यार, तुमने जो बिस्किट मांगा था वो मुझे नहीं मिला, इसी से काम चला लो। इतना कहकर वंश ने फिर मेरे बराबर वाले आदमी को घूरा तो चुपचाप उठ गया और सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वंश मेरे पास आकर बैठ गया। बट तुम्हारा घर तो, मेरे इतना कहते कहते ही मेरी बात को काटते हुए उसने बोला, और अंकल की पोस्टिंग कहाँ है? मुंडा पाड़े में ही तैनात होंगे ना? मैं समझ गई वंश एकदम अलग व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर मैंने भी उसकी बातों से बात मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो दोनों व्यक्ति सामने से उठे और वहां से चले गए। वंश, तुम तो उतर गए थे ना, फिर दोबारा कैसे? कहीं और जाना है तुम्हें? वंश के दोबारा ट्रेन में बैठने की वजह पूछी मैंने खिड़की से उन दोनों को तुम्हारे पास बैठते देख लिया था, मुझे सही नहीं लगा इसलिए वापस आ गया। अच्छा, अब भी पीछा कर रहे हो मेरा? मैंने उसके मजे लेते हुए कहा। ठीक है, उतर जाता हूँ। अरे ट्रेन चल रही है, अभी उतरे तो दुनिया से ही उतर जाओगे। मैं वंश से कहते हुए हंस पड़ी, साथ में वो भी हंसने लगा और 10 मिनट बाद मेरा स्टेशन आ गया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं किसी लोकल ट्रेन से वापस चला जाता हूँ। इतना कहते हुए वो टिकट काउंटर की ओर बढ़ा। जब यहाँ तक आए हो तो घर भी चलो मेरे। ना बाबा ना, वरना तुम कहोगी मैं इसी मकसद से आया था वापस ट्रेन में। हम दोनों इसी बात पर हंसे और वो मुझसे विदा लेकर जाने लगा। मैंने स्टेशन के बाहर देखा तो बाहर एक भी ऑटो नहीं था, सब जगह सन्नाटा था। एक चाय वाले से पूछा तो पता चला कि ऑटो वाले 2-3 दिन की हड़ताल पर थे। स्टेशन से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं पैदल ही चलने लगी। चलते चलते मैं वंश के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना अच्छा है, उसने मेरी इतनी मदद करी। वो सच में एक अच्छा दोस्त कहलाने लायक है। मैं काफ़ी थकी हुई थी। मैंने सोचा जब पैदल जाना ही है तो क्यों ना शॉर्टकट से जाया जाए। वहाँ एक ठाकुर का बाग था,
मैं वहाँ से होकर गुजरने लगी। थोड़ी दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने सोचा होगा कोई, लेकिन जब मैं तेज कदमों से चली तो मेरे पीछे चलने की आवाज़ तेज हो गई, और जब मैं धीमी होती तो आवाज़ भी धीमी हो जाती। एक दो बार पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। एक बार मैं चलते चलते रुकी और ज़मीन पर पेड़ों की परछाई को देखा तो उसी परछाई में एक अलग परछाई बन रही थी, मानो पेड़ पर कोई बैठा हो। और धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होती चली गई। मैंने जैसे ही पेड़ की ओर देखा वैसे ही एक भयानक औरत मेरे ऊपर आ झपटी और मैं बहुत ही तेज चीख के साथ वहीं पर गिर पड़ी। अरे रश्मि बेटा, तुझे होश आ गया? आराम से उठ, मेरी माँ ने मुझसे कहा। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। तू बाग में बेहोश कैसे हुई? मुझे फ़ोन कर देती। मुझे सीधा बैठाते हुए मेरी माँ बोली। मैंने सोचा कि तुम तो पैदल ही आओगी, ऑटो चल नहीं रहे हैं, तो बेकार में तुम्हें भरी दोपहर में परेशान करती, इसलिए मैं अकेले ही आ रही थी। लेकिन तू अचानक बेहोश कैसे हो गई? वो तो अच्छा हुआ कि ठाकुर के घर हमारे पड़ोसी बैठे थे। उन्होंने लौटते समय तुझे वहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा तो मुझे खबर दे दी। पता नहीं मम्मी, बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे हो, और जब भी पीछे देखती कोई नहीं दिखता। एक बार मुझे लगा पेड़ पर कोई है। जैसे ही ऊपर देखा एक बहुत ही भयानक औरत मेरे ऊपर आकर झपट गई। बताते बताते ही मेरी सिसकी निकल गई। हे भगवान रश्मि, तू क्या कह रही है? हाँ मम्मी, सच कह रही हूँ। मुझे आपको सारी बातें बतानी है। जिस दिन से मैं सासाराम के लिए निकली हूँ मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैं ये सारी बातें रोते रोते अपनी माँ को बता रही थी। रुक जा, पहले मैं तेरी नज़र उतारती हूँ। मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारी और खाना खिलाकर मुझे आराम करने को कहा। कुछ दिनों तक मेरी मम्मी मेरे साथ ही सोई। 3 दिन बाद मैंने कंचन से मिलने का फैसला किया और उसके घर गई। रश्मि बेटा आओ, और सफ़र कैसा रहा? सब ठीक तो हो गया ना? कंचन की माँ ने दरवाजे पर ही कहा। हाँ सब बढ़िया था। कंचन कहाँ है? रूम में ही है। 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है ना? कंचन के रूम की तरफ ले जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा। कंचन मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मैं भी इसके गले लग जाती हूँ। आंटी हमारे लिए चाय बनाने के लिए जाती हैं। मैं और कंचन बहुत बात करते हैं और मैं उसे सासाराम एग्जीबिशन की सारी बातें बताती हूँ। कंचन बहुत अच्छी दोस्त, मेरी मन की सारी परेशानियों को समझ जाती थी। रश्मि तुझे परेशानी तो नहीं हुई ना? सच बताना, कभी तो मुझे बताना नहीं चाहती कि मुझे बुरा लगेगा। कंचन मेरा हाथ पकड़ के कहती है। नहीं यार, परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मेरे साथ वहाँ पर अजीब सी घटना हुई है। अजीब घटना? कैसी? बता मुझे। तू ये बता कि तू पुनर्जन्म में विश्वास करती है क्या? मेरे ख्याल से होता तो है, लेकिन तू अचानक क्यों पूछ रही है? जब मैं शेरगढ़ के किले में गई थी तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब मैं समझी नहीं, तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बता ना। मैंने कंचन को ट्रेन में मिले वंश से लेकर अपने साथ हुई तांत्रिक क्रियाओं के बारे में सब बता दिया, और ये सुनकर उसकी हैरत की हद ना रही। तू सब क्या कह रही है? नहीं तो मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ क्या? जब वंश तेरे साथ यहाँ तक आया था तो तू घर क्यों नहीं लाई? मुझे भी तो मिलाती उससे। तुम्हें सब मजाक लग रहा है क्या? और नहीं तो क्या? कंचन बोली। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें कमल और वंश से मिलवाऊंगी। मैंने तभी वंश को फोन लगाया। हे वंश, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या तुम और कमल मुझसे मिलने मुंडा पांडे आ सकते हो? हाँ, लेकिन क्या हुआ? वंश ने पूछा। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त कंचन के बारे में बताया था ना, वो तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैं कमल से बात करके बताता हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ गई। अब मुझे वंश की कॉल का इंतज़ार था। खाना खाकर मैं सो रही थी कि तभी वंश की कॉल आ गई और उसने मुझे बताया कि वो और कमल 1 हफ्ते बाद ही आ पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आराम से आ जाना। अगले दिन मेरी माँ बुआ से मिलने उनके घर गई। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं घर पर अकेली थी। मैं रोज़ की तरह ऑफिस से आने के बाद कंचन से थोड़ी देर मिलकर ही घर वापस आती थी। मेरी मम्मी 4 दिन बाद आने वाली थी, इसलिए मैं कंचन के घर ही खाना खाकर आती थी। एक दिन मुझे ऑफिस से आते वक्त काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए मैं कंचन के घर ना जाकर सीधे अपने घर आ गई।
उस दिन मुझे भूख नहीं थी, इसलिए सोचा कि चाय पीकर ही सो जाऊं। मैं किचन में जा ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं वापस अंदर आ गई और जैसे ही 2 कदम बढ़ाए पीछे दोबारा डोरबेल बजी और मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला तो देखा ज़मीन पर एक कागज़ पड़ा है। उठाकर देखा तो बिल्कुल एक कोरा कागज़ था, लेकिन मेरे हाथ में आते ही वो जल गया। ये देखकर मैं एकदम से डर गई और भागकर अपने रूम में आ गई। जाकर अपने बेड पर बैठी ही थी कि अचानक ही मेरे हाथ से खुद ही सीलिंग फैन का स्विच ऑन हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घबराते हुए मैंने झट से फैन का स्विच ऑफ किया, लेकिन ये क्या, स्विच अपने आप ऑन हो गया और फैन फिर से चलने लगा। मैंने तुरंत कंचन को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे वो आवाज़ भयंकर ध्वनि धारण कर रही थी। मैंने अपने कानों पर दबाकर हाथ रख लिया था और बस मैं नीचे गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, सूरज की किरणें मेरे मुंह पर पड़ रही थी। उठकर देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने जल्दी में अपना फ़ोन ढूंढा और कंचन का फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर रोते रोते उसे सारी बातें बता दी। कंचन मेरे घर तक तो नहीं आ सकती थी, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई मोनू को मुझे लेने भेज दिया। डर के मारे मैं अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं यही सोच रही थी कि यह मोनू ही है या कोई और। 2 बार डोरबेल बजी, लेकिन मैं उठी नहीं। तभी मेरे कमरे की विंडो पर किसी ने खटखटाया। मैं डर के मारे एकदम से उछल गई तो पीछे देखा वो मोनू ही था। मेरी जान में जान आई और वो इशारे से मुझसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। मैंने भी बिना देरी किए अपना हैंडबैग उठाया और उसके साथ चली गई। मैं कंचन के घर जाते ही उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। मेरा रोना सुनकर उसकी मम्मी भी वहां आ गई और मैंने आंटी को सारी बात बताई। कुछ देर बाद मैं नॉर्मल हो गई। रश्मि, मेरी मान, तो कुछ दिन ऑफिस मत जा और यहीं रुक जा। मुझे कंचन के घर पर रहते हुए ऐसे ही 2 दिन बीत गए। तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया और वो बोली कि उन्हें 1 हफ्ता और लगेगा। मैं आंटी के साथ किचन में उनकी मदद करा रही थी कि तभी मेरे फ़ोन पर वंश की कॉल आई। मैं फ़ोन लेकर बाहर आ गई। हाँ वंश, क्या हुआ? ओ, हम कल आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मिनट। मैं कंचन के पास गई और कंचन को कल वंश के आने के बारे में बताया। उसने भी हाँ कर दिया। ठीक है, कब तक आ जाओगे? मैंने उससे पूछा। रात तक ही आ पाएंगे। ओके, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊंगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन रात 8 बजे वंश का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि वो स्टेशन पहुंचने वाला है। जल्दी से रेडी होकर मैं भी स्टेशन पहुंच गई। जब तक मैं पहुंची, ट्रेन आ गई थी और दोनों स्टेशन से बाहर आ रहे थे और मुझे दिखे। हम लोग ऑटो में बैठकर कंचन के घर आ गए। मैंने उन दोनों को कंचन से मिलाया और वहीं आंटी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। क्या बात है रश्मि, कंचन से मिलाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने सीधा कंचन के घर ही बुला लिया? हंसते हुए कमल बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ दिन यहीं रुकी हूँ। ओह, ये बात है। चलो बच्चों, जल्दी खाना खा लो, बाकी बातें कल करना, कंचन की मम्मी आकर बोली। आंटी ने उन दोनों के लिए एक रूम साफ कर दिया था। वो दोनों खाना वाना खाकर वही आराम करने चले गए। अगले दिन मैंने कमल और वंश को कंचन का पेंटिंग रूम दिखाया। कंचन की पेंटिंग्स को देखकर दोनों ने कंचन की बहुत सराहना की। कला बस बुद्धि की एक रचनात्मकता है, एक कल्पना भी है, हमारे दिमाग की कल्पना जिसे हम कागज पर उतार देते हैं। कंचन अपनी तारीफ सुनकर बोली। सही कहा, कला एक बहुमूल्य संपत्ति की तरह होती है। अरे बस कलाकारों, कला का ज्ञान देना बंद करो। बस रश्मि, तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने घर बुलाओगी। वंश बोला। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं, बस थोड़ी खड़ूस। ठीक है। कमल, रश्मि ने मुझे शेरगढ़ के किले के बारे में सारी बात बताई। क्या वो सच है? बिल्कुल सच। वंश और कमल के आने से कंचन का दिल भी खूब लग रहा था। वो बेचारी बहुत दिनों से एक्सीडेंट की वजह से घर में ही थी, लेकिन मुझे एक टेंशन थी कि मेरे साथ अब क्या होगा, मैं आगे क्या करूं। इसी कश्मकश के बारे में सोचते हुए मैं छत पर खड़ी थी। तभी वंश मेरे पास आया और मेरे चिंतित होने की वजह पूछी। मैंने उसे छवि होटल और अपनी उस रात का किस्सा बताया। उसे भी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये सब है क्या। ये सब कहीं पुनर्जन्म याद आने की वजह से तो नहीं हो रहा रश्मि? लेकिन पुनर्जन्म तो मुझे शेरगढ़ के किले में जाकर याद आया ना, और ये घटनाएं उससे पहले से हो रही हैं। तुम्हें याद होगा ट्रेन में मेरे साथ अजीब चीजें हो रही थी
उस रात तुम्हें परेशान भी करा था मैंने। हाँ ये भी बात है। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन शेरगढ़ के किले में हम रात में रुके थे, उस रात को मुझे देविका और देवश्याम सपने में दिखाई दिए थे, जबकि उस दिन मेरे साथ कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करी गई थी। हो सकता है कमल तुम्हारे साथ था, इसीलिए तुम्हें सपना दिखाई दिया। पता नहीं वंश, पर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ 4 दिन के लिए गई थी और अब वो भी शायद 1 हफ्ते बाद आएंगी। तब तक के लिए मुझे कंचन के पास ही रुकना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो घटनाएं हुई हैं, तुमने उनके बारे में कमल के उस साधु से क्यों नहीं पूछ लेती? साधु संत पर यकीन करना सही रहेगा? देखो, जैसी बात है तुम बता रही हो, ऐसे में कोई आम आदमी या डॉक्टर तो मदद नहीं कर पाएगा। ये बात तुम भी जानती हो। तुम सब कुछ देखकर डर गई थी। वंश बोला। थोड़ी देर में हम लोग नीचे चले आते हैं। कंचन मुझे अकेले में बात करने के लिए अपने पास रोक लेती है। रश्मि, कमल सच में अच्छा इंसान है। तो उसके साथ कुछ टाइम बिता कर देख, तुझे भी अच्छा लगेगा। यार ऐसे कैसे? अभी कुछ दिन पहले से तो मैं उसे जानती हूँ। तो तुझे क्या लगता है नीतीश वापस आएगा? उसकी शादी होने वाली है, तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी चीज़ इसलिए हुई हैं ताकि तू कमल के साथ रह सके, वरना तू सोच, ना मेरा एक्सीडेंट होता, ना मेरी सीट पर वंश बैठता और ना ही तुझसे मिलती। ये इत्तेफाक नहीं है। मेरा मन कमल और वंश से इसलिए मिलने का नहीं था कि मुझे तेरी पुनर्जन्म में कुछ इंटरेस्ट है। मैं तो बस कमल से मिलना चाहती थी, यही देखना चाहती थी कि वो कैसा है। कंचन की बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थी। कमल और वंश 3 दिन बाद वापस जाने वाले थे। मैंने सोचा कि क्यों ना कमल के साथ कुछ वक्त बिता कर देखूं। अगले दिन मैं और कमल रेस्टोरेंट गए, बाहर घूमे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद कमल के साथ मुझे घूमता देख वंश खुश नहीं था। 2 दिन से उसका व्यवहार मेरे प्रति अजीब सा था। मैं उससे मजाक में कुछ भी बोलती तो वो चिढ़ जाता। मेरी मम्मी भी वापस आने वाली थी, इसलिए मैंने कमल और वंश से कहा कि वो 2 दिन और रुक जाए, मेरी मम्मी से मिलकर ही जाएं। लेकिन वंश बार बार जिद कर रहा था कि उसे कुछ काम है और कहीं जाना है। फिर कमल के काफ़ी जिद करने पर 2 दिन और रुकने के लिए वो राज़ी हो गया। उस रात वंश अकेले छत पर बैठा था। मैंने 4 कप कॉफ़ी बनाई थी। वंश नीचे कहीं भी नहीं दिख रहा था, तो मैं उसे देखने ऊपर चली गई। वहां जाकर देखा तो वंश सो रहा था और उसके हाथ में उसका फ़ोन खुला था। मैंने उसके हाथ से उसका फ़ोन हटाकर साइड में रखना चाहा तो देखा उसके फ़ोन में मेरी फ़ोटो थी, और एक नहीं बल्कि बहुत सारी। उसने मेरी फ़ोटो को अपनी फ़ोटो के साथ एडिट कर रखा था। मैंने फ़ोन उसकी गोदी में ही रख दिया। उसे आवाज़ देकर कॉफ़ी वहीं रखकर नीचे आ गई। मेरी मम्मी आज आने वाली थी, तो मैं कमल और वंश को अपने घर लेकर चली गई। घर की साफ सफाई करी और उन दोनों ने भी मेरी बहुत मदद करी। शाम को जब मम्मी वापस आई तो मैंने उन्हें कमल और वंश से मिलवाया। मम्मी को भी उन दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। 8 जनवरी को कमल का जन्मदिन था। उसने मुझे और कंचन को अपने घर कुदरा बुलाया था। कंचन के मन में यही था कि मैं और कमल एक हो जाएं, इसलिए उसने मुझसे पूछे बिना ही कमल को हाँ कर दी। हम 2 दिन पहले ही कमल के पास पहुंच गए। अगले दिन वंश भी वहां आ गया था। कमल के कुछ और दोस्त भी वहां आए थे। कमल ने शाम को अपना 29वां जन्मदिन मनाया। शाम को खाना खाकर कमल के सारे दोस्त चले गए, बस वंश को छोड़कर। वो दोनों छत पर अकेले में थे। जब बहुत देर तक वो मुझे दिखाई नहीं दिए तो मैं छत पर गई। वहां देखा कि कमल बहुत गंभीर तरीके से वंश की ओर देखते हुए बात कर रहा था। मैं उनके पास गई तो मैंने उन दोनों से उनके माथों पर चिंतित लकीरों के बारे में पूछा। कुछ नहीं रश्मि, अब मैं 30वें साल में लग गया हूँ। मेरे उन्हीं गुरुजी ने मुझे बताया था कि उनकी बात नहीं मानने पर 30 का होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। पता नहीं, सुबह से ही मेरे शरीर में अजीब से निशान हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। कमल बोला। मैंने कमल के हाथ पर वो निशान देखे। दाएं हाथ पर वो गहरे नीले रंग के थे और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी लताएं हो। तो दोस्तों, ये था अंगूठी एक रहस्य का भाग 2। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। एपिसोड 2 के लिए देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला एपिसोड 3 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। बहरहाल इस वीडियो पे हम कहते हैं 400 लाइक्स का। होप इसे आप पूरा कर ही दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे इस कहानी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय।